गुड मॉर्निंग बच्चों। JCERT के टीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके पहले भाग में बच्चों हम लोगों ने विभिन्न पदार्थों के बारे में पढ़ा और ये जानने का प्रयास किया कि कौन कौन से पदार्थ हैं जिनमें भौतिक परिवर्तन होता है और ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। आज इस वीडियो के भाग में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प का चयन करें। भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ की रचना में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो प्रश्न है बच्चों, भौतिक परिवर्तन में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुणों में जो है सिर्फ भौतिक परिवर्तन होता है, उनमें कोई भी और अंतर नहीं आता है। ना तो कोई नया पदार्थ बनता है, ना ही उनमें कोई उनके आकार में परिवर्तन होता है, सिर्फ उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय है? तो प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन है बच्चों, इनमें से पहचानने का प्रयास कीजिए। दूध का फट जाना, दही से मक्खन निकालना, दूध का दही बनना और घी का पिघलना। तो आपको उत्क्रमणीय जो है वो घी का पिघलना। निम्नांकित कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन है जो रासायनिक परिवर्तन के रूप में हम देख पाते हैं? तो देखिए, कोयले को पीसकर चूर्ण बनाना, तो कोयले का चूर्ण कोयले के जैसा ही होगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। कांच की बोतल का टूटना, इसमें भी कांच के टुकड़े वैसे ही रहेंगे। कपड़े का फटना, वो भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन कागज का जलना, कागज के जलने के बाद उसमें पूरी तरह परिवर्तन आ जाता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ कागज का जलना। दूसरा प्रश्न है, एक ऐसी घटना लिखें जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती के जलने पर मोम का पिघलना, ये दोनों जो दिखता है बच्चों, इनमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्योंकि मोम जब पिघलता है तो पिघलकर मोम का जो हिस्सा नीचे गिरता है वो मोम के रूप में ही ठंडा होकर जम जाता है। पुनः उसे पिघलाने पर फिर से मोम पिघल जाएगा और पुनः ठंडा होकर मोम ही बन जाएगा। लेकिन जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसके साथ जो बत्ती जल जाती है, साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जलवाष्प की मात्रा बनती है, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें आपको दोनों तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। निम्नांकित को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। तो जितने आपको प्रश्न दिए गए हैं इनमें से आपको चुनना है कौन कौन भौतिक परिवर्तन है और कौन कौन रासायनिक परिवर्तन। चावल का पकना, दूध से दही बनना, मोम का पिघलना, भोजन का पचना, जंग लगना, धान से भूसी को अलग करना, प्रकाश संश्लेषण, आटे से रोटी बनना, पत्तियों से खाद बनना और बर्फ का पिघलना। इतने प्रश्नों में हमें जानना है कि किसमें भौतिक परिवर्तन है और किसमें रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए बच्चों, मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघलेगा और पुनः ठंडा होने पर जम जाएगा और फिर से हम उसे पिघलाएंगे तो वो पिघल जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसे पुनः अपने पहले रूप में हम वापस ला सकते हैं। धान से भूसी को अलग करना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलकर जल बनेगा, उसे ठंडा करेंगे तो पुनः बर्फ बन जाएगा। तो ये सभी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन चावल का पकना, चावल जब पक जाता है बच्चों तो उसे हम पुनः चावल नहीं बना सकते। दूध से दही का बनना, दूध से दही एक बार बन जाने के बाद दही से दूध हम नहीं बना सकते। भोजन का पचना, भोजन जब पच जाता है बच्चों तो उसे हम पुनः भोजन के रूप में नहीं बना सकते हैं। जंग का लगना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। आटे से रोटी का बनना, एक बार रोटी बन गया तो पुनः उसे आटे में परिणित नहीं किया जा सकता है। पत्तियों से खाद का बनना, जब आपने खाद बना लिया तो पुनः उन्हें पत्तियों में परिणित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के रवे कैसे बनते हैं, सचित्र वर्णन करें। तो कॉपर सल्फेट के रवे बनाने के लिए उसका एक विलयन हम लेंगे बच्चों। यहाँ आप देख रहे हैं बीकर में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का घोल लिया है। इसमें इसको हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाए हैं और इसको हम लोगों ने घोल लिया है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन से रवे प्राप्त करने के लिए एक बीकर में 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिलाते हैं और किसी विशेष ताप पर
उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालकर असंतृप्त विलयन बनाते हैं। विलयन को छानकर ठंडा होने के लिए कुछ समय तक शांत छोड़ देते हैं। कुछ समय के पश्चात कॉपर सल्फेट के रवे पृथक हो जाते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है उसके रवे पृथक होते हुए। तो ये सभी आपको जो है इस तरीके से हम रवे को पृथक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे की अलमारी को पेंट क्यों करते हैं? लोहे की अलमारी को जंग से बचाने के लिए ही पेंट करते हैं। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है जो लोहे से बनी वस्तुओं को प्रभावित करता है और उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देता है। समझाए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्रीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों लगता है? तो जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन तथा जल जरूरी है। यदि वायु में नमी तथा लवणता अधिक हो तो जंग जल्दी जल्दी लगता है। इसलिए समुद्रीय तटों पर, जो समुद्र का तट है, चूंकि समुद्र में पानी कैसा होता है बच्चों, नमकीन होता है, नमी भी होती है वहां, तो उसके किनारे जो लोहे के हम जो भी पंखे लगाते हैं, पवन चक्की लगाते हैं, तो उसमें जंग जल्दी लग जाता है और इस कारण वो जल्दी ही कमजोर हो जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण सहित लिखें। तो आप देख रहे हैं इधर भौतिक परिवर्तन है, इधर रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी हम इसे पुनः उसके पहले रूप में वापस नहीं ला सकते हैं। इसका उदाहरण है बल्ब का जलना और इसका उदाहरण है दूध से दही का बनना। ऐसे कई उदाहरण है बच्चों जिसे आप भी और डाल सकते हैं। निम्नांकित परिवर्तनों में एक एक उदाहरण दें, जैसे तीव्र परिवर्तन, उष्माशोषी परिवर्तन, उष्माक्षेपी परिवर्तन। तो तीव्र परिवर्तन, गुब्बारे का फूलना, कांच का टूटना, ये तीव्र परिवर्तन है। उष्माशोषी परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, जल का गर्म होना, इसमें ऊष्मा को सोखा जा रहा है। उष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा निकलता है। ईंधन का जलना, चूने का जल से मिलना, ये सभी उष्माक्षेपी परिवर्तन है। जंग क्या है, इससे क्या हानियां हैं और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो जंग लगना एक हानिकारक रासायनिक परिवर्तन है। यह लोहे की वस्तुओं को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। जंग के कारण अरबों रुपए की क्षति हर वर्ष होती है। जंग लगने से बचने हेतु ऊपर पेंट और ग्रीस की परत चढ़ाई जाती है। इसके अलावा यशद लेपन और एलॉय बनाकर भी जंगरोधी पदार्थों को हम बनाते हैं। अंतिम प्रश्न है बच्चों, स्टील के चम्मच को अचार के डब्बे में क्यों नहीं रखना चाहिए? तो अचार में उपस्थित नमक और हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, ये एसिड बना लेते हैं। इससे स्टील पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और स्टील की चम्मच खराब हो जाती है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर आप अपने कॉपी में लिख कर दिखाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चों, तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो।